नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेली चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं। बात करेंगे हम सिमलीपाल काई चटनी की, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो गुजरात के द्वारा शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तीसरा है वेटलैंड सिटी प्रमाणन। तो इसके लिए किन 3 शहरों को चुना गया है भारत के, और क्या ये प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। और अंत में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा। ये अंत में जरूर है, लेकिन सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या था, अल्पसंख्यक जो यूनिवर्सिटी है उसका दर्जा देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक संविधान पीठ यानी कि बेंच बनाई, और इसके लिए सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट कब करने वाला है? तो 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के सुनवाई करेगा। ठीक है, अब इसमें यह देखा जाएगा कि किन मापदंडों के तहत हम किसी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकते हैं, दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर के दायर याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह पीठ संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत ये निर्णय लेगी? तो अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा के लिए मापदंड तय करेगी कि क्या होने चाहिए मापदंड इसके लिए, या क्या मानदंड होने चाहिए। ठीक है, संसदीय कानून के तहत बनाए गए किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, यह भी तय करेगी। क्योंकि अभी तो हमने देखा कि अल्पसंख्यक का हम दर्जा देते हैं, जैसे जो ट्राइब्स हो गई हमारी, उनको हम दर्जा देते हैं अल्पसंख्यक का, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी को हम दर्जा दे सकते हैं? और क्या इस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो था इसके बारे में। अब देख ले थोड़ा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई। सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1872 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी की स्थापना करी थी। पहले क्या था? ये एक मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज फंड कमेटी के नाम से था, इसकी स्थापना की गई। इसके बाद 1877 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। पहले क्या था? एक फंड कमेटी थी। इसके बाद ये क्या बना? एक ओरिएंटल कॉलेज बना दिया गया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक एक्ट के तहत, वो कौन सा एक्ट था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम। इस एक्ट के तहत, जो कि 1920 का था, इसके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन कर दिया गया। ठीक है, अब इसके तहत इन दोनों स्कूल कॉलेजेस की जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में दे दिया गया। सारा अब रख रखाव कौन करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेगा। ठीक है, तो उसकी जो संपत्तियां थी, अधिकार थे, किसके पास आ गए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आ गए। तो ये तो था इससे संबंधित किसका इतिहास क्या रहा है और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देख लेते हैं शैक्षणिक संस्थान को लेकर के क्या क्या चीजें हमारे संविधान में दी गई हैं, क्या अनुच्छेद है इससे संबंधित। तो संविधान का अनुच्छेद 30 का भाग 1 क्या कहता है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रतिबद्ध करने का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ अधिकार है यहाँ पर, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि क्या है, हम इसको क्या दर्जा दे देंगे। चलिए आगे बात करें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम की धारा 2G है। इसके अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का अर्थ क्या होता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान से है, जो कि अल्पसंख्यक लोगों ने मिलकर के उसको स्थापित किया है, और वहां पे जो भी प्रशासन चलाया जा रहा है या फिर वहां का जो भी प्रशासनिक कार्य हो रहा है, उसका पूरा मैनेजमेंट कौन देख रहा है? वही अल्पसंख्यक वर्ग देख रहा है। तो इसमें ये बात की गई है, और इसी को लेकर के अब ये क्या चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। तो ये है इसके बारे में, इससे संबंधित चीजें जो अभी तक विवाद चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। अब 9 जनवरी को फाइनली इसमें सुनवाई होगी। जो भी चीजें आगे निकल करके आएंगी, आपको आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब सिमलीपाल
काई चटनी, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की है? तो उड़ीसा क्षेत्र से यह बिलोंग करती है और यहाँ के लोग जो हैं, एक पर्टिकुलर जनजाति है जो मयूरभंज जिले के आदिवासी लोग हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लोगों की आजीविका का मेन स्रोत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फॉरेनर होते हैं, बाहर से लोग स्पेशली इस चटनी को टेस्ट करने के लिए, खरीदने के लिए भी आते हैं। तो ये इनको क्या है, एक व्यापारिक स्टेबिलिटी भी दे रहा है, इनकी आय का अर्जन का साधन भी है। और इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि इसको जीआई टैग प्रदान किया है। चलिए तो देखते हैं सिमलीपाल काई चटनी के बारे में कि स्वादिष्ट चटनी अपने उपचार गुणों के कारण इस क्षेत्र में लोकप्रिय है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें बहुत सारे आपको देखोगे खनिज तत्व मिलते हैं। इसे आदिवासी लोगों की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसके सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है और बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। और इसी गुणों को देख करके, इसके जो गुण हैं, इसको क्या किया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात कर ले थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। कई बार मैंने रिपीट किया है इसके बारे में। जीआई टैग देता कौन है? तो DIPIT डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा जीआई टैग आपको प्रदान किया जाता है। 10 वर्ष के लिए मिलता है। जीआई टैग के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, आप वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो जिस भी प्रोडक्ट को आप जीआई टैग दिलवाना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ 10 वर्ष के बाद यदि आप उस जीआई टैग को दोबारा से रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की जो टी थी उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये था जीआई टैग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गुजरात सरकार ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है और किसके साथ मिल करके वो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा रहे हैं? तो उन्होंने इसके लिए मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इन लोगों ने मिल करके यह तय किया है कि यह जो अनूठा पर्यटन है यह दिवाली 2024 में चालू हो जाएगा पूरी तरह से प्रॉपर, और लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। अभी तक भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम समुद्र के अंदर जा करके वहाँ के जो जलीय जीव हैं, वहाँ की जो सुंदरता है उसको बहुत पास से निहार सके। लेकिन अब यह सक्षम करने में कौन सफल हो पा रहा है? तो गुजरात सफल हो पा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया का पता लगाने के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और शामिल हो जाती है कि आप सभी ने देखा होगा द्वारका एक नगरी थी, हम मानते हैं श्री कृष्ण की, और वो बहुत ही सुंदर थी। और कहते हैं वो समाप्त कैसे हुई थी? क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी नगरी जो है वो समा गई थी, कहते हैं डूब गई थी। और वहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं द्वारका के थोड़े बहुत कुछ अंश कहते हैं दिखाई देते हैं वहाँ पे द्वारका नगरी के, श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी इसके बारे में। तो इससे संबंधित क्या मिथ हैं, क्या ये सही है या नहीं है? तो उस शहर का जो भगवान कृष्ण का शहर था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल पाएगी इसके द्वारा। ठीक है, तो बेट द्वारका यह एक छोटे द्वीप के आसपास विविध समुद्री आश्चर्यों को प्रदर्शित करता है। द्वारका के तट पर वह शहर जो भगवान कृष्ण संबंधित है, इससे जुड़े रहस्यों का पता चलेगा। साथ ही साथ इसके आसपास जो समुद्री जीवन है उसको हम बहुत पास से देख पाएंगे। इससे संबंधी जो खोज है उसको हम देख पाएंगे। यह परियोजना टाइटैनिक पनडुब्बी अभियान के समानांतर है, जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जहाज विस्फोट के लिए कुख्यात थी। ठीक है, नाम आया था इसका। पर्यटकों को एक पनडुब्बी में समुद्र के नीचे लगभग 100 मीटर जो है वो गोता लगाएगी। पनडुब्बी जो होगी 100 मीटर्स तक जाएगी समुद्र में। 100 मीटर पर जा करके आप देखोगे कि वहां पर किस प्रकार की वहां पर विविधता है और जीव हैं। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अभूतपूर्व आपको अवसर मिलेगा। नियोजित पनडुब्बी का जो वजन बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है, तो वह 35 टन होने वाला है। एक समय में इसमें 30 यात्री समायोजित होकर के घूमने में सक्षम है, पर्यटन के लिए सक्षम है। पानी के अंदर जाने वालों को समुद्र तल से 100 मीटर नीचे मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा।
परियोजना से क्षेत्र में अधिक रोजगार, निवेश और पर्यटन उत्पन्न होने की संभावना है। तो रोजगार मिलेंगे, पर्यटन तो ऑफ कोर्स वहां का बढ़ने ही वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अंत में क्या है, वेटलैंड सिटी प्रमाणन। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? चलो मेरे को ये कमेंट में जरूर बताना कि प्रतिवर्ष हम ये जो वेटलैंड डे है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलो इसी वेटलैंड डे के बारे में एक न्यूज़ थी कि भारत के 3 शहर थे, उसको वेटलैंड प्रमाणन देने की बात की जा रही थी। अब उन्हें कैसे प्रमाणित किया जाएगा और क्यों किया जा रहा है, रीज़न क्या है देने का, तो इसको हम समझेंगे। अभी दिया नहीं गया है, जस्ट बात की जा रही है कि इन 3 शहरों को देना है, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 शहरों, कौन कौन से हैं, 2 तो एमपी के हैं, एक इंदौर और एक भोपाल, इसको, और एक कहाँ का है, राजस्थान का शहर, कौन सा, उदयपुर, के नामांकन प्रस्तुत किए हैं। जैसे मैंने बोला कि नामांकित किए गए हैं। आगे देखते हैं वेटलैंड सिटी प्रमाणन के बारे में। तो ये जो वेटलैंड सिटी प्रमाणन है ये एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। इसे रामसार कन्वेंशन द्वारा वर्ष 2015 के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों के सम्मेलन के द्वारा उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा हेतु प्रयास किए हैं। तो जो शहरी भूमि की जो आर्द्रभूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य किया है, उनको सुरक्षित करने के लिए कार्य किया है। ठीक है, तो उनको ये सर्टिफिकेशन देने की बात की जा रही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। उद्देश्य क्या है कि शहरी एवं पेरी परिधीय शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ स्थानीय आबादी के लिए स्थायी सामाजिक आर्थिक लाभ को अर्जित करना है और प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्व देने वाले शहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करनी है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से यह कार्य किया जाएगा। आगे बात कर ले महत्व इसका क्या होने वाला है। तो यह शहरों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड जैसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे एक भारत का भी नाम होगा, प्लस जितने भी शहर हैं इसमें यहाँ पर इस प्रकार की वेटलैंड सिटीज घोषित की गई हैं वो आपस में पारस्परिक संबंध स्थापित करके उस वेटलैंड सिटी को, उस वेटलैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करेंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे और आगे कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेंगे इन सिटीज़ के बारे में कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इनको नामांकित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था और इंदौर कहते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, अब इसको प्राइज भी मिला था, तो इसे स्वच्छता एवं शहरी पर्यावरण के लिए भारत के स्मार्ट सिटी 2023 से सम्मानित किया गया है। शहर में स्थित एक रामसर साइट है, कौन सी, सिरपुर झील, जिसे जलीय पक्षी समागम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर एक रामसर स्थल है, कौन सा है, सिरपुर झील, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं आप भोपाल। भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है जिसने अपने शहर के विकास योजना 2031 के मसौदे में आर्द्रभूमि के समीप संरक्षित क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, इस शहर में स्थित भोज वेटलैंड, कौन सा वेटलैंड है, भोज वेटलैंड रामसर साइट शहर की जीवन रेखा के समान है, जहां विश्व स्तरीय वेटलैंड व्याख्या केंद्र स्थापित है जिसका नाम जल तरंग है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अंत में आ जाते हैं उदयपुर पे। तो इस शहर के समीप मौजूदा 5 प्रमुख आर्द्रभूमियां हैं, कौन कौन सी हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ठीक है, ये आर्द्रभूमियां शहर की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है जो शहर के माइक्रो क्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करती हैं, साथ ही खराब मौसम संबंधी घटनाओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसीलिए इन 3 शहरों को चुना गया है वेटलैंड सिटी प्रमाणन देने के लिए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन पर हमने चर्चा करी। अंत में देख लेते हैं प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। संविधान के किस प्रावधान के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रतिबद्ध करने का अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 29, संविधान का अनुच्छेद 15, संविधान का अनुच्छेद 30 या अंत में है संविधान का अनुच्छेद 21?
तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।